क्लास 8 अध्याय 1 भारतीय संविधान। संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए मूलभूत नियम होते हैं। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का मांग की। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1947 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान की जरूरत आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। पहला, संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। दूसरा, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तीसरा, भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अंतर सामुदायिक वर्चस्व, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को दबाना। अंत सामुदायिक वर्चस्व, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा देते हैं। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण, भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रति सम्मान दिखाई देता है। एक, संघवाद, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघ सूची 97, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए नीति, नियम, कानून, योजना बनाएगी। रक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले आदि। राज्य सूची 66, राज्य सरकार ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, पुलिस आदि। समवर्ती सूची 47, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। वन, कृषि, शिक्षा, गोद लेना आदि। 2, संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। जनता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। 3, शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायपालिका, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। 1, समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2, स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को मजदूरी पर रखना अपराध है। 5, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय। 6, धर्मनिरपेक्ष, सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है।
राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमचारी, मूल अधिकार व प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संवैधानिक सलाहकार B.N. रा। अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्षता सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्यसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा होगी, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। अल्पसंख्यों के साथ भेदभाव होता है। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दो, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। और तीन, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। पहला, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। दूसरा, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तीसरा, भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। चौथा, भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? एक, राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। दो, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। तीन, भारतीय मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। चार, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।
अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देश के सभी वयस्क नागरिकों जो 18 वर्ष से अधिक है को वोट देने का अधिकार है। लोग ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि लोग ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। संसद जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। संसद की भूमिका भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। निर्वाचन क्षेत्र देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। संसद की भूमिका संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। 1. राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिक संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। गठबंधन साझा सरकार यूपीए इसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। 1885 संप्रग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एनडीए इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। 1980 राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 2 सरकार को नियंत्रित करना। संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित
और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। 3। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। संसद में 84 सीटें अनुसूचित जाति एससी और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी। अध्याय 4 कानूनों की समझ। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। प्राचीन भारत असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। औपनिवेशिक शासन कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। औपनिवेशिक कानून। भारत में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इसलिए मनमानेपन पर आधारित था। 1870 का संविधान अधिनियम। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट 1919। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों जेल में डाल सकती थी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। कानून किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। संसद घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कानून बनाती है। घरेलू हिंसा। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट करता है, शारीरिक या भावनात्मक हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। नागरिकों की आवाज टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। अलोकप्रिय। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। आलोचना। तब लोग उस कानून को आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। दमनकारी कानून। लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। संशोधन। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। नागरिकों की भूमिका। निर्वाचित प्रतिनिधियों, अखबारों और अन्य संचार माध्यम लोगों की भागीदारी और उत्साह से संसद को सही तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। अध्याय 5। न्यायपालिका। न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? विवादों का निपटारा। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। कानून की रक्षा। किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 21। जीवन जीने का अधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। स्वतंत्र न्यायालय क्या होती है? भारतीय संविधान किसी भी तरह का दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता।
इसलिए हमारे संविधान ने न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। शक्तियों का बंटवारा विधायिका और कार्यपालिक न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। बुनियादी पहलू, अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं। नहीं, वे सरकार की ओर से काम करती हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। निचली अदालत, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य के जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, अगर ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अपील, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर बाकी अदालत में अपील कर सकता है। अधीनस्थ अदालत के नाम: ट्रायल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय। विधि व्यवस्था की शाखाएं। समाज के विरुद्ध अपराध किस श्रेणी में आता है? 1. फौजदारी कानून, आपराधिक मामले जिसमें कानून का उल्लंघन माना गया है, उदाहरण चोरी, हत्या, दहेज आदि। 2. सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट F.IR दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस अपराध की जांच करती है। 3. अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। 1. दीवानी कानून, सिविल लॉ का उल्लंघन या अवहेलना करना, उदाहरण किराया, तलाक, जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, विवाद आदि। 2. प्रभावित पक्ष को ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। 3. अदालत राहत की व्यवस्था करती है। किराएदार मकान खाली कर और बकाया किराया चुकाए। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? न्याय, प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जनहित याचिका, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों को ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। 1. बंधुआ मजदूरी से मुक्ति। 2. मिड डे मील की शुरुआत। 3. गरीबों के लिए आवास। अध्याय 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आरोपी, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार होता है। F.IR सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। न्याय व्यवस्था, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस
की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। सबूतों से आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र बटा चार्जशीट दाखिल कर देती है। पुलिस हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। आरोपी के अधिकार अनुच्छेद 22। एक, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। 2, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। 3, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। 4, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। 5, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। न्यायाधीश की भूमिका, वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया द्वारा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार दिया जाए। अध्याय 7, हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण कॉपियों के पन्नों पे बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। उसे पन्ने का हसिया कहा जाता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। आदिवासी कौन लोग है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसा समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। जनजातीय धर्म, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करती हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। भाषाएं, आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है। उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवत उतनी ही पुरानी हैं। इनमें संथाली बोलने वाली की संख्या सबसे अधिक है। आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में पेश में ही किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है।
आदिवासी और विकास 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। सारे वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वनभूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाके में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। मुसलमान और हाशियाकरण 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ नहीं मिलते। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। समिति के रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती-जुलती है। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। इनके रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफी अलग है। कुछ मुसलमान में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैस टोपी की चलन दिखाई देता है। घेटोआइजेशन ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों का उपयोग यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी को भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। हाशियाई तबकों के अधिकार। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करें। तीसरा, कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं।
संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। हाशियाई तबकों के लिए कानून। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे मुफ्त छात्रावास, मुफ्त शिक्षा आदि। आरक्षण। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। आरक्षण नीति। अनुसूचित जाति या दलितों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। कॉलेज, नौकरी, संस्थानों में आरक्षण मिलता है। हाशियाई तबकों के अधिकारों की रक्षा। दलितों और आदिवासी समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। पहला, शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके संसाधनों से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला का अपमान या शोषण नहीं कर सकते हैं। हाशियाई तबकों की मांगे। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। एक डॉट जमीन पर कब्जा करने पर कानून का सहारा ले सकते हैं। 2 डॉट विस्थापन करने पर मुआवजा दिया गया। 3 डॉट विस्थापितों को पुनर्वास और खर्चा दिया गया। 4 डॉट संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। 5 डॉट आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। अध्याय 9 जन सुविधाएं। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल यह हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जन सुविधाएं। प्रत्येक व्यक्ति को बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। सरकार की भूमिका। सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। निजी कंपनियां पानी की कमी ने मुनाफे के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। विकल्पों की तलाश। 1. दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। 2. दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। 3. निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इससे पानी की कीमत में इजाफा हुआ। बोलिविया में दंगे फैल गए। 4. भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं। 5. चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है। 2011 के सरकारी आंकड़े
भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध हैं। 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। निजी कंपनी, जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है। इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कानून, लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। सामाजिक न्याय, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो। कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न में नौकरी करते हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। भोपाल गैस त्रासदी, 2 दिसंबर 1984। अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) ईंधन का इस्तेमाल करें।